इवनिंग। अच्छा गुड इवनिंग। फ्रेश हो ना समझते नहीं तो फ्रेश लगुच है शुए गुड सुना जे शुई भी सुना कि रात्रि में शुए पड़ो है ना, नो प्रॉब्लम है। सदा हम लोग अभी इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले बेटा। पिछले क्लास तक हम लोग सिंगल रेजिस्टेंस, सिंगल कैपेसिटर, सिंगल इंडक्टर ये तीनों सर्किट पढ़ चुके हैं। फेज डायग्राम भी पढ़ चुके हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछते हैं। इंडक्टर में करंट लीड करता है कि लेग करता है बेटा? लेग करता है। कितना डिग्री में? और इसमें क्या होता है पोटेंशियल में, मतलब कैपेसिटर में कौन लीड करता है? लेग कौन करे तो पोटेंशियल लेग। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले बेटा अभी कॉम्बाइंड सर्किट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मतलब एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक जो होगा ना इंस्ट्रूमेंट को नहीं लेके 2 इंस्ट्रूमेंट को लेकर पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो अभी देखो पहला जो सर्किट पढ़ेंगे बेटा आरएल सर्किट। तो देखो सर्किट कॉन्टेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। सर्किट कॉन्टेन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। ठीक है, एक रेजिस्टेंस होगा बेटा और दूसरा एक इंडक्टर होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? शॉर्टकट में इसको लिख लो आरएल सर्किट। शॉर्टकट में लिख लो बेटा इसको आरएल सर्किट। क्या बोलो बेटा? आरएल रेजिस्टेंस इंडक्टर सर्किट। ठीक है, तो यहां पर जो ई का वैल्यू है ना, ई नोड साइन ओमेगा टी, दिस इज द गिवन ईएमएफ। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हम लोग दिए यहां पर। ठीक है, तो यहां से करंट जो जाएगा, कितना करंट जा रहा है सोचो कि आई और आई नोट जो भी है तुम्हारे हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, हम आई ले रहे हैं। ठीक है, यहां से जो आई जाएगा, पहले इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर है। ठीक है, हाँ। तो जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से तुम लोगों को फेज डायग्राम पता है। ठीक है, क्या पता है बेटा? फेज डायग्राम। तो बेटा इसका जो रेजिस्टेंस है इसको क्या लिखे थे बेटा? एक्सेस है ना, इसका रेजिस्टेंस को क्या लिखे थे? आर। जब यहां से करंट आई जा रहा है तो मतलब यहां का पोटेंशियल कितना होगा? क्या है बेटा? और यहां का पोटेंशियल बताओ, फिर से बताओ, आगे समझ में। तो इसका जो पोटेंशियल है ये है बेटा VL और ये क्या है? VR। आ रहा है समझ में? अच्छा, यहां का जो करंट है इसका करंट का डायरेक्शन और पोटेंशियल का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है? इक्वल है ना। फेज एंगल कितना है उसमें? 0। किसके बीच में? करंट एंड पोटेंशियल के बीच में फेज एंगल 0 है। किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए। इंडक्टर के लिए क्या है बेटा? करंट इज लेगिंग बाय 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहां पर हम लोग बनाएंगे क्या? सोचो पोटेंशियल बना लेंगे। क्या बनाए? तो ये होगा तुम्हारा VL, ये VR है। ठीक है, और इसका जो करंट होगा I डाउनवर्ड कितना डिग्री क्या होगा? आगे समझ में। अच्छा, तो बेटा एक चीज तुमको देखना है बेटा, यहां पर करंट और यहां पर करंट। ठीक है, अगर करंट को सीधा लाते तो पोटेंशियल कहां जाता बेटा? सोचो तुम दिखाते यहां पर करंट इस टाइप का डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल को कैसे लेना पड़ता है? समझ में आ रहा है? तो क्या बोल रहे हैं, मतलब एंगल 90 डिग्री तुमको दिखाना है जिसमें पोटेंशियल तुम्हारा लीड कर रहा होगा। समझ में आ गया ना इतना? वेरी गुड। देखो तो बेटा अभी ये दोनों लिखने के बाद तो हम लोग को पोटेंशियल तो पता चल गया। इसका फेज डायग्राम बनाते हैं। फाइनल आउटपुट इसका क्या है बेटा? फेज डायग्राम। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? ले लिए से इसको एक्स एक्सिस ले लिए, इसको वाई एक्सिस ले लिए। ठीक है, अच्छा तो हम तुमको एक चीज बोले थे कि बेटा यहाँ पर हम लोग फेज ओमेगा टी जो है ना उसको 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अगर 0 नहीं लेना है तो कैसे लेना है? सोचो कि हम इसको ले लेते हैं VR, इसका लिया VR। ठीक है, तो इसका जो करंट का डायरेक्शन भी किधर होगा बताओ? समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एंगल कितना है बेटा? कोई दिक्कत आगे समझ? अच्छा, फिर दूसरा क्या है? VL के साथ इस I का एंगल कितना है? VL के साथ I का एंगल कितना है? तो VL लीड कर रहा है ना, किसको लीड कर रहा है बेटा? I को। तो इसको लीड करेगा ना कितना? π/2। तो यहां पर कितना लेंगे? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो जो इसका जो एंगल हुआ VL तो कहां बना? इधर बना। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे? क्लियर हुआ? ठीक है तो बेटा। अच्छा
तो इसको रिप्रेजेंट इस टाइप का कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसका रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा। अभी तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ओमेगा टी एंगल क्या हुआ है। तो सबसे बेहतरीन क्या होता है बेटा, सोचो ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और यहाँ पर है हमारा वी एल, कोई दिक्कत है, सॉरी वी आर, और यहाँ पर क्या है हमारा करंट, आए समझ में। और इसको पाई/2 लीड कर रहा है कौन बेटा, वी एल। आगे समझ में क्या बोल रहे बेटा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस निकला, मतलब ये जो पोटेंशियल निकला वी आर, ये किसका है, रेजिस्टेंस का है, और ये किसका है, इंडक्टर का है। तो अभी दोनों का ईएमएफ का हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, मतलब इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल, फाइनल रिजल्टेंट पोटेंशियल का डायरेक्शन किधर होगा, ये होगा ना। और इसको क्या लिखेंगे बेटा, ई। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं बेटा, क्या लिख रहे हैं इसको, ई। तो ई इक्वल टू कितना होगा बेटा ना, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर का, खत्म बात, आए समझ में। अच्छा, तो ये वाला हो गया वी आर। तो ये जो डॉट 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 लाइन ले लो यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हैं, वी एल। ये हो गया ना राइट एंगल ट्रायंगल को। तो ये ई का रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप लोग जैसे डाल दिए, ये पाइथागोरस थ्योरम को ही फॉलो कर रहा है ना, आ रहा है समझ रहे हो बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पर वी एल मिल गया हम लोग को, खत्म बात। तो वी एल मिला कि नहीं बेटा। अच्छा, अभी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ई इक्वल टू कितना हो गया तब ना, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर का रूट ओवर। ई के जगह पर कितना लिख सकते हैं, आइए लिख सकते हैं ना, इक्वल टू यहाँ पर वी के जगह पर कितना होगा, आई आर, यहाँ पर ये रहने दो कोई दिक्कत नहीं, आई आर का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा, आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर का कितना होगा। सो अभी ई रहने दो, यहाँ पर आई स्क्वायर आर स्क्वायर आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर का रूट ओवर, यहाँ से कॉमन कितना निकलेगा, आई। सो बेटा ई इक्वल टू कितना हो गया, आई कॉमन हुआ, रूट ओवर कितना हो गया, स्क्वायर का बाहर निकाल लिया ना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल। तो अभी आई निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है। अच्छा, सो आई कैसे निकलेगा, हियर दैट आई इक्वल टू ई बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट ओवर। ऐसा जो ना, ये जो वैल्यू हुआ ना, ये इतना अमाउंट ऑफ करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, आया समझ में। और ये जो वैल्यू, इसको इंपेडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इंपेडेंस जो होता है ना, उसको हम लोग जेड क्या लिखते हैं बेटा, जेड इक्वल टू कितना होगा ना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट ओवर। समझ में आ गया सबको, आया समझ में, पूरा क्लियर हुआ। दिस इज ऑल अबाउट द आरएल सर्किट। ठीक है, ये क्या है बेटा, आरएल सर्किट। समझ में आ गया, बनाओ इसको। सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर जो ये फाई है ना, इसको क्या बोलेंगे बेटा, फेज एंगल। क्या होता है बेटा, ठीक है, ये फाई फेज एंगल, ये पावर फैक्टर है सर, ठीक है। कितना है दिन छुट्टी रही गोटे दिन टीका खाइल 3 दिन छुट्टी, 2टा टीका खाइल तो 12 दिन छुट्टी रही। बासुमती बुझी होचे तो क्लियर, तो प्रॉब्लम करबू बुझेला, देखि संगे संगे तार गोटे क्लास भीतर मु कोर्स कम तार गोटे भी 2टा क्लास साथ देबी, सब पॉइंट कोई सब पॉइंट बुझे के सर तापर प्रॉब्लम करे रैंडम। तो बेटा ये डायग्राम नहीं बना सकते हो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर रिजल्टेंट इधर निकलेगा इस टाइप में, तो आर इक्वल कितना होगा, फिर वही जो सॉरी ई इक्वल कितना होगा, फिर वही वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर का रूट ओवर, उसमें कोई दिक्कत है, ठीक है, सिमिलर है। लेकिन ये ऐसे बनाने से तुम लोगों को क्या होगा ना,
सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस और इम्पीडेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है ना, आगे सुनने में आता पूरा क्लियरली करंट निकालना आ गया बेटा तुम लोग को। अच्छा तो दूसरा चीज क्या है बेटा, दूसरा चीज है बेटा यहाँ पर पावर फैक्टर लिखो, पावर फैक्टर। और ये पावर फैक्टर हम लोग आरएलसी सर्किट में पढ़ेंगे, क्या कहाँ पर आरएलसी, लेकिन यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पावर फैक्टर का मतलब होता है कॉस पाई। क्या होता है बेटा, कॉस पाई। पावर फैक्टर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा हम लोग का पावर आउटपुट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। क्या होता है बेटा, पावर फैक्टर वैल्यू जितना ज्यादा होगा हम लोग का पावर आउटपुट उतना ज्यादा होगा। क्यों होगा बता बाद में बताएंगे, ठीक है। तो बेटा कॉस पावर फैक्टर का मतलब क्या हो गया बेटा ना, cos फाई। cos फाई इक्वल टू कितना होगा, फॉर्मूला क्या है बेटा cos फाई का फॉर्मूला, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, sin थीटा का p/h होता है ना, cos थीटा क्या होगा b/s, तो b/s लिख लो। तो यहाँ पर b कितना है ना, vr, ठीक है। तो cos फाई इक्वल टू कितना होगा vr/h कितना है बेटा e, ठीक है। तो vr के जगह पर कितना लिख सकते हैं ir, e के जगह पर कितना लिखे हो i इंटू रूट ओवर ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। आई कैंसिल आउट हो गया ना, तो आर बाई कितना हो गया एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर, और ये तो जेड है ना, इसका वैल्यू क्या है जेड है। तो हम लोग क्या लिखेंगे cos फाई इक्वल कितना हो गया आर बाई जेड। आगे सुन ले, cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें सही इंडक्टर का वैल्यू तुम लोग को दिया रहेगा, ठीक है। एल का वैल्यू दिया रहेगा, क्योंकि एक्सएल इक्वल कितना है बेटा, एक्सएल इक्वल कितना है ओमेगा है। अगर एल का वैल्यू पता है तो एक्सएल तो निकाल सकते हो वहां से ना। नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बताते हैं, इसको लिख लो पहले। मुझे लगो तुम संतनु, फिर आगे लेते हैं। चलो देखो फिर यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं बेटा, आगे सर बेटा तुमको क्वेश्चन दे देगा बेटा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना ये यहाँ पर, ठीक है, वो लिख सकता है बेटा दैट ई इज इक्वल टू 200 साइन 50t, इस टाइप का दे सकता है, ठीक है। 200 साइन 50t और 200 साइन 212t, कुछ भी ले सकता है, ठीक है, अपने हिसाब से लिख लिया। क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर जेड निकालो, क्या निकालना है जेड निकालना। जेड निकालने के लिए तुम लोगों को क्या चाहिए बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट ओवर चाहिए। आर है रेजिस्टेंस, ठीक है, आर क्या है क्वेश्चन में तुमको बोला है कि जो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है उसका सर्किट तो 4 एम्पियर है। आगे समझ, करंट जो कितना है 4 एम्पियर है, ठीक है। तो अगर करंट जो 4 एम्पियर है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है ई नोड है ना, क्या है ई नोड है, और सोचो ये आई नोड इक्वल टू 4 एम्पियर दिया हुआ है, आई नोड इक्वल टू 4 एम्पियर दिया है। तो रेजिस्टेंस निकल सकते हैं यहाँ से, निकलेगा, निकल जाएगा ना। कैसे निकालेंगे 200/4 कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा रेजिस्टेंस आई नोड बाई सॉरी ई नोड बाई आई नोड इक्वल टू आर होगा, खत्म बात। तो तुमको मिल गया ना रेजिस्टेंस। आफ्टर गेटिंग द रेजिस्टेंस तुमको क्या चाहिए एक्सएल चाहिए ना। एक्सएल को कैसे निकालोगे अभी, ओमेगा निकालना है, ओमेगा एल। अच्छा इंडक्टिव जो एल का वैल्यू तुमको कुछ दिया रहेगा, समझ में आ रहा है ना, इंडक्टर का वैल्यू तुमको दिया रहेगा। फिर निकालना क्या है तुमको ओमेगा। अच्छा ओमेगा क्या होता है, यहाँ पर है ना ओमेगा 212, समझ में आ रहे तो। अगर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर ये ओमेगा तुमको नहीं दिया रहेगा, ओमेगा टी लिखा होगा, लेकिन तो बोलेगा एक क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। फिर कैसे निकालोगे ओमेगा, अभी सुबह निकाले थे ना 2πf, तो एक तो पता हो गया तुम लोग को, 2π मल्टीप्लाई कर दो 311 समथिंग निकला था, 340 निकला था, जो भी निकला था वो हो गया उसका ओमेगा। ओमेगा मिल गया, एल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना मिल गया तुमको एक्सएल मिला। फिर एक्सएल को यहाँ पर पुट कर दो, इसको प्रोडक्ट लिखिए। अरे समझ
फिर तुमको पूछेगा कि बेटा यहाँ पर cos फाई निकालो, फिर r मिल गया ना, r बाई जेड कर तो खत्म बात। आ रही समझ में? फिर बुझिए ला। चलो नेक्स्ट बेटा लिखो, अभी लिखो आरसी सर्किट, आरसी ओनली लिखो, आरसी सर्किट, आरसी सर्किट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, ठीक है। आरसी सर्किट अभी तुम लोग बताना, पूछेंगे तुम लोगों को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। बहुत बेहतरीन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी चीज है। एक बार समझ में आ गया तो पूरा पूरा दिमाग में घुस जाएगा पूरा से, ठीक है। तो क्या निकालना है बेटा? आरसी। तो पहले हम लोग रेजिस्टेंस ले लेते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे? एक कैपेसिटर ले लो, हाँ गौतम फेज एंगल बताओ इसके बीच में बेटा। करंट, यहाँ पर करंट आई जा रहा है, ई इक्वल कितना है बेटा? ई नोड साइन ओमेगा टी है, ठीक है। यहाँ पर करंट एंड वोल्टेज का बीच में एंगल कितना होगा? जीरो हो गया। इसमें 90 डिग्री है ना, तो पहले करंट इधर ले लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ फेज एंगल 90 डिग्री में क्या है? वी। तो ये किसका भी है? कैपेसिटर का, तो वीसी ले लेते हैं। अच्छा ऊपर क्या लिखेंगे बेटा? ये आई आर हो गया ना, इक्वल क्या हो गया? वी आर। ये कितना होगा? वीसी इक्वल कितना होगा? आई एक्सी। आई एक्सी, एक्सी क्या है? कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर ये हो गया आई एक्सी, खत्म बात। तुम लोगों को पता चल गया। फेज डायग्राम बना सकते हो अभी? फेज डायग्राम कैसे बनाएंगे बेटा? ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? एक्सिस। फिर यहाँ पर हम लोग लेते हैं वी आर, फिर वहां पर ले ले करंट, और करंट को अभी ये क्या कर रहा है? लेग कर रहा है ना, पोटेंशियल इज लेगिंग बाय पाई बाय 2 90 डिग्री में। तो किधर आ गया? यहाँ पर पाई बाय 2 नीचे आ गया ना। तो यहाँ पर क्या है बेटा? ये कितना हो गया? समझ आ गया ना? बीसी मिला, वीआर मिला। निकालना क्या है बेटा? रिजल्टेंट ईएमएफ। पर रिजल्टेंट ईएमएफ कैसे निकालेंगे बेटा? एक ही फॉर्मूला है, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? वीआर का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर का रूट ओवर। सो ई इक्वल टू ये हो गया वीआर आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्सी का होल स्क्वायर का कितना हो गया रे? रूट ओवर। तो ये आई बाहर कॉमन डायरेक्ट ले लेते हैं। रूट ओवर क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो ई बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल कितना हो गया? आई। फिर बेटा इसी को भी, इसको भी बोला जाता है जेड। मतलब यहाँ पर देखो ई है और ये यहाँ पर जेड है। तो इम्पीडेंस डज नॉट मीन इंडक्टर के लिए एक्सएल रहेगा, उसी टाइप का कैपेसिटर के लिए एक्सी रहेगा। जब मिला देंगे तीनों को, मतलब कैपेसिटर भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टर भी होगा, तो यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सी होगा। क्यों होगा अभी इसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आई इक्वल टू ई बाई जेड निकला, तो यहाँ पर जो जेड का वैल्यू हुआ वो आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर का रूट ओवर। समझ में आ गया? अगर तुम लोग वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर ई इक्वल टू ई बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू आई, कुछ ये तो तुमको पता है पहले से, लिखना चाहिए या नहीं चाहिए तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? और कुछ नहीं है, जितना था वहां पर वही है। यहाँ पर भी cos फाई इक्वल कितना होगा? आर बाई जेड। क्या है? तो cos फाई क्या है बेटा? यहाँ पर पावर फैक्टर है। क्या है? पावर फैक्टर। अच्छा पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पावर फैक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है, उतना पावर का वैल्यू इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? पावर आउटपुट। जैसे हम लोग पी का फॉर्मूला क्या होता है? वी होता है। हम लोग निकालेंगे वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos फाई होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, तो जब ये इंक्रीज होगा तो यहाँ पर पावर भी इंक्रीज होगा। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो पावर फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे तुम लोग कोई भी बैटरी खरीद के लाए घर पे, एक डीसी बैटरी खरीद के लाए और बोले कि हमको इन्वर्टर लगाना है उसके साथ। जब इन्वर्टर लगा दिया तुम बोले कि सर सोचो कि वहाँ पर जो बैटरी का वोल्टेज है वो लिखा हुआ है कि 12 वोल्ट है, और लेकिन करंट वहाँ पर 200 लिखा हुआ है। तो तुम लोग पावर का फॉर्मूला V बाई मल्टीप्लाई कर दिए, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया अरे बेटा? 2400, मतलब 2.4 किलोवाट हो गया। तुम सोचो कि बेटा मुझे ये आउटपुट कितना देगा ना? 2.4 किलोवाट। तुम हिसाब किए कि घर में तुम्हारा जितना भी अप्लायंसेस है 1 घंटा में सोचो 500 वाट लेता है। कितना लेता है? 500 वाट। तुम 2.5 से डिवाइड कर लिए तो तुमको मिला 5 मिल गया। तो तुम सोचो कि सर हम लगा देंगे तो ये वाला बैटरी तो घर में 5 घंटा का आउटपुट देगा। लेकिन तुम जो लगा दिए इसको, देखिए कि 2.5-3.5 घंटा के आसपास चला कि 4 घंटे के आसपास 1 घंटा लॉस हो गया। अभी तुम पूछो कि सर ये आपके हिसाब से तो फॉर्मूला हम लोग ठीक डालेंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर हो गया? समझ में आ रहे ना? तो कहीं पर तो लॉसेस तो होता है ना, और लॉसेस के हिसाब। दूसरा बात ये cos फाई जो पावर फैक्टर है उसको तुम लोग मल्टीप्लाई नहीं किए हो। वो cos फाई अगर तुम्हारा जितना अच्छा होगा cos फाई का वैल्यू, सोचो कि cos फाई अगर 1 हो गया तो पावर मैक्सिमम तुम लोग कैलकुलेशन किया था 5, तो तुमको मिलेगा भी 5। अगर cos फाई हो गया 0.5 तो अभी आधा हो गया, 5 का आधा कितना होगा?
2.5, तो 2.5 घंटे का मिलेगा आउटपुट। समझ में आ गया ना? तो पावर फैक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पहले हम भी कैलकुलेशन डायरेक्टली विदाउट पावर फैक्टर कर लेते थे, फिर हमको भी पता चला भाई पावर फैक्टर एक चीज होता है जिसकी वजह से तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट जो घर पे लगाते हो तुम लोग, ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है पावर फैक्टर के ऊपर। समझ में आ गया ना? क्योंकि घर पे जो सर्किट लगा हुआ है ना, वो सर्किट में इंडक्टर भी होता है ना। इन्वर्टर जो सर्किट होता है उसमें इंडक्टर होता है, इंडक्टर होता है, यस होता है बेटा, इंडक्टर लगा होता है, ठीक है। उसमें कैपेसिटर लगता है बेटा, बहुत छोटा छोटा कैपेसिटर लगता है उसमें बीच में, ठीक है। उसमें रेजिस्टेंस होता है, यस बेटा, रेजिस्टेंस भी लगा रहता है। तो सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये तीनों, और डायोड, इसको लगाना तुम लोग का मजबूरी है। इसको बिना लगाए तुम लोग नहीं जा सकते। समझ में आ गया ना? तो ये चार चीजें तुम्हारे सर्किट को कंट्रोल करता है। तो तीनों सर्किट में है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर पावर फैक्टर तो आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ तक समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया? लिख लो इसको। सिद्धू कंप्लीट होला एलपीपी सदलु सेवी कोला मिसिगी आगे ना बेटा समझ में सुबह करंट लीड করছে না तो वोल्टेज लीड করছে इसमें करंट लीड করছে तो उल्टा कर लो बेटा इसको। तो हाँ कैपेसिटर में करंट लीड करता है ना, तो डायग्राम में गलती बना दिया, ये VC हो जाएगा, ठीक है। तो पाई में 90 डिग्री करंट इज लीडिंग, ठीक है। और वो उसके ऊपर वाला तो क्या था, करंट लेग कर रहा था ना, उसका डायग्राम सही था। तो हाँ अच्छा, इसमें गलती से लिख दिया, ठीक है। करंट से नीचे आएगा यहाँ पर, ठीक है। वहां पर इसमें क्या लेते हैं, यहाँ पर वोल्टेज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या ले रहे हैं, इसमें यहाँ पर करंट लिए होंगे, ठीक है। अगर तुम लोग नहीं चेक किए हो तो देखो काटी तो कर ले, यदि काटी चल रही देखो यहाँ पर इसको तुम लोग क्या लेते हैं, भी ले लेते हैं, और ऊपर क्या लेते हैं, आई लेते हैं, ठीक है ना। कुछ भी कर लो, यहाँ पर अगर भी लोगे तो ऊपर आई ले लो, और यहाँ पर आई लोगे तो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आई लिए तो यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। तो RC सर्किट हो गया, ठीक है। LC ऑसिलेशन बाद में, उसके बाद RLC। RLC लिखो उसको, इसको मिटा दो। ठीक है, मिटा दे। यस सर। क्या लिखना है बेटा, पहले R, फिर क्या है बेटा L, फिर क्या है बेटा C, ठीक है। एक एक दिन बोलते रहो आराम से। सनन रेजिस्टेंस में क्या होगा, पहले V आओ I, तो इसमें R लिख देते हैं, I मल्टीप्लाई करके इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। बेटा ये लिखना नहीं है, तुम लोगों को हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम कॉपी में यू आर नॉट गोइंग टू राइट दिस वन, क्लियर। तो सिर्फ तुमको यहाँ पर IR लिख देना है, तुमको पता चल जाए कि वो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल है, ठीक है ना। क्योंकि सर्किट में करंट कितना जा रहा है बेटा, आई जा रहा है, और कौन सा करंट जा रहा है बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है। समझ आ गया ना? अच्छा, फिर यहाँ पर पैशन, अगर करंट इधर लेते हैं तो वोल्टेज ऊपर कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पर VL ले लो, ये I ले लो 90 डिग्री। मानो कितनी कितना हो रहा है, तो यही ले ले तौल को आसियो BC कहते हैं 90 डिग्री। अब हो गया ना पता, ठीक है। तो देखो तो अभी इसका क्या बनाना है हम लोग को, कुछ नहीं। यहाँ पर पहले यहाँ पर लिखो XL, IXL इक्वल कितना होगा VL, IXC इक्वल कितना होगा BC, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर फेजर डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर देखो ये हो गया x एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया y एक्सिस। सबसे पहले हम लोग इधर क्या लेते हैं VR, रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल है,
ठीक है, तो करंट भी किधर लेंगे बेटा, इधर, ठीक है ना। अगर ओमेगा टी लेंगे तो कहां पर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, फिर उसी के हिसाब से तुमको बनाना पड़ेगा। डाउट है? आगे समझ में। यहाँ पर ओमेगा टी का हम लोग क्या लिए, ग्राउंड स्टेट में लिए, ओरिजिन से लिए, मतलब 0 डिग्री लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा 90 डिग्री π/2 लीड किया, किसमें, ये VL लीड करेगा ना 90 डिग्री। फिर नीचे कितना होगा बेटा, π/2 माइनस π/2 कितना होगा, VC, ठीक है। तो यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि यहाँ पर VL भी है और VC भी है। तो लोग पूछे कौन सा रिजल्ट लेंगे सर, हम ऊपर लेंगे नीचे लेंगे, दिमाग तो खराब हो रहा है हम लोग। तो इस कंडीशन में 3 कंडीशन आता है। क्या कंडीशन आता है, 3 कंडीशन। पहला कंडीशन है व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC, जब इंडक्टिव रेजिस्टेंस और इंडक्टिव पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द कैपेसिटिव पोटेंशियल। सो दूसरा क्या होगा ना बेटा, VC इज ग्रेटर देन VL हो सकता है, जब कैपेसिटिव पोटेंशियल इज ग्रेटर देन इंडक्टिव पोटेंशियल। ये भी कंडीशन हो सकता है ना। तीसरा मतलब ये दोनों आपस का ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, दोनों पोटेंशियल ही तो है, तो माइनस तो होगा दोनों में। फिर तीसरा क्या हो सकता है, VL इक्वल टू VC। तो ये कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, रेजोनेंस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, तो इस कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन लेते हैं बेटा। पहला कंडीशन है VL इज ग्रेटर देन VC। तो जो ओरिजिनल आउटपुट होगा वो ऊपर होगा, वो होगा VL माइनस, समझ में आ गया ना। तो VL माइनस VC किधर, ऊपर, VR किधर, इधर। तो रिजल्टेंट किधर होगा ओरिजिनली इसका, ठीक है। ये हो गया रिजल्ट। तो रिजल्टेंट की जगह पर कितना लिखेंगे, इक्वल टू VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर का रूट ओवर। आगे समझ में क्या बोल रहे हैं, ठीक। अच्छा, तो बेटा तो हम लोग यहाँ पर क्या लिए बेटा, VR, ये क्या है बेटा, VR, और यहाँ पर क्या लिए बेटा, VL, इमरजेंसी लाइट खिला की तो लेते किरण এটা লাইট টা বহুত কম পর আছে, বড় লাইটটা যখন লাইট ইউজ করতে বহুত একটা হ্যান্ডলেক্স মিলনি মতো আলি थी 5টা পরে ইমার্জেন্সি লাইট দব कलर। और चलो फोड़ गए, अब हिंदी बोलते हो तो उड़िया बोलते हो। तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट ईएमएफ। तो रिजल्टेंट ईएमएफ इक्वल टू कितना हुआ, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना, ये VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो बेटा अभी हम लोग E इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, IR का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर कितना होगा, IXL माइनस IXC, उसका क्या है, होल स्क्वायर का कितना हो गया, रूट ओवर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर E इक्वल टू, I बाहर से पूरा कॉमन आ जाएगा ना, देखो यहाँ से I कॉमन आ सकता है, फिर यहाँ से I कॉमन आ सकता है, फिर I का कॉमन का होल स्क्वायर कितना होगा, I स्क्वायर, फिर यहाँ पर I स्क्वायर, तो I स्क्वायर को फिर पूरा बाहर ले ली, तो ये बनेगा कितना बेटा ना, I रूट हो गया इस R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो I इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बेटा, तो दिस इज E बाई R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये क्या हो गया, फिर से इंपीडेंस, समझ में आ गया। तो इंपीडेंस तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, I इक्वल टू E बाई Z। Z इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट ओवर। क्लियर हुआ ना, ठीक है। फिर यहाँ पर cos फाई वही R बाई Z, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे बेटा cos फाई इक्वल कितना होगा, R बाई Z। Z का तो तुम लोगों को पहले से पता है, क्या लिखोगे, R बाई XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। तो और क्या होता है, क्लियर हो गया ना। बुझिए ना, खाली उतर दो। फिर देखो और एक चीज, cos फाई निकाल सकते हो ना, यहाँ पे cos फाई कौन सा, ये वाला पावर फैक्टर, cos फाई इक्वल टू R बाई Z। cos फाई इक्वल टू R बाई Z, बस। फिर इसको मिटा दे, लिखो सेट पे लिखो, এটা कर सकते हो, बनाओ जल्दी बनाओ। पहला कंडीशन क्या था, XL ग्रेटर देन
XC और VL ग्रेटर देन था VC। अभी क्या लिख सकते हैं? VC ग्रेटर देन VL। तो चेंजेस कुछ होगा यहाँ पर? क्या चेंजेस होगा बोलो बेटा? यहाँ पर ना ये VC माइनस ये कहाँ था? ऊपर था ना, इसका किधर हो जाएगा? समझ में आ गया ना? चेक मतलब साइक्लोट्रॉन तुम्हारा सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन उसका जो कंडीशन है वो नीट में पूछ सकता है, तो इसलिए उस कंडीशन को पढ़ाया गया था एनर्जी का रिलेशन को लेकर। हो गया बेटा? चलो बढ़िया। ये डायग्राम तो तो हम कुछ चेंज नहीं करने वाले, यहाँ पर एक बार चीज है तुम लोग अपने से चेंज कर लेना इसको, ठीक है? सिर्फ यहाँ पर जो VL माइनस BC था, क्या था बेटा? VL माइनस BC क्या हो जाएगा यहाँ पर? VC माइनस VL, BC माइनस, ठीक है? तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना हो जाएगा बेटा? इधर ये हो गया E, तो E इक्वल कितना होगा फिर? ये हो गया VR ना, तो VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर का रूट आ गया। इसके बाद वाला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे बेटा ऑप्टिक्स, ठीक है? तो सबसे बड़ा पार्ट है ऑप्टिक्स जो भी पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। रिफ्लेक्शन शायद तुम लोगों का सिलेबस से थोड़ा काट लिया है, हाँ, फिर भी उसको पढ़ाएंगे क्योंकि नीट में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछेगा वहाँ से, और नीट का सिलेबस अभी तक कोई नोटिफाइड नहीं किया हुआ है तुम लोग का, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, प्लेन मिरर पढ़ेंगे आराम से, फिर रिफ्रैक्शन, उसके बाद डिस्पर्शन, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पहले ऑप्टिक्स को आराम से खत्म करना। मनोज हो गया बेटा? बढ़िया। देखो सदन, लिविंग, गौतम, प्रतीक, तो यहाँ पर देखो खत्म कर लेते हैं इसको बेटा। सिमिलर पार्टी, इसको तुमको दिक्कत नहीं होगा शायद, हमको लग रहा है। सिर्फ यहाँ पर E इक्वल कितना हो जाएगा? I इंटू दिस इज रूट ओवर ऑफ दिस इज x, सॉरी r स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। खत्म ना? इतना ही पढ़ा, इतना ही लिखना है तुम लोग, और कुछ नहीं। उसके बाद ये जो हो गया I इक्वल कितना होगा? E बाई r स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर का रूट ओवर है, तो E बाई Z इसको लिख लो। और यहाँ पर Z का वैल्यू क्या है? इम्पीडेंस। क्या है बेटा? इम्पीडेंस, ठीक है? तो बेटा यहाँ पर Z का वैल्यू हो गया इम्पीडेंस। क्या हो गया? वेरी गुड। हुआ तो फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा XL इक्वल टू XC। केस 3 लिखो, when XL इक्वल टू XC, ठीक है? क्या लिखना है बेटा? XL इक्वल टू, तो इसको बोलते हैं बेटा रिजोनेंट कंडीशन। क्या बोलते हैं? रिजोनेंट कंडीशन में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है। क्या होता है बेटा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी फिर चेंज हो जाता है। देखो रिजोनेंस का ओरिजिनल मतलब अगर तुम लोग को समझाएंगे बेटा, जिस कंडीशन में एक वेव अपना एक तीसरा वेव क्रिएट करेगा उसको रिजोनेंट बोला जाता है। नहीं समझ में? सोचो कि तुम्हारे पास एक इस टाइप का एक स्ट्रिंग है, ठीक है? रिजोनेंस मतलब SHM में थोड़ा सा बताएंगे अगर पढ़ाएंगे तो उस टाइम में जब ये घूमना शुरू होता है ना, तो उसका एक एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना शुरू होता है, ठीक है ना? जिस कंडीशन में इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ आ रहे हैं बोल रहे? तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा ना, इस टाइप का हो जाएगा। और वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंडीशन को इसको रिजोनेंस कंडीशन बोला जाता है।
लेकिन यहाँ पर तो तुम लोग कुछ देख नहीं सकते ना, वहां पर तो सब कुछ बीच बीच में मतलब अंदर ही हो रहा है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तुमको दिखाई देगा नहीं ना, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर रोटेट करने वाला कोई चीज नहीं है। यहाँ पर जो भी अंदर है वहां पर फ्रीक्वेंसी भी है, हर कुछ है, साइन वेव ऐसे ऐसे करके जा रहा है, लेकिन तुमको पता ही नहीं चल रहा है बेटा कि बीच में सांप भी दौड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग तो अंदर नहीं देख सकते ना तो हम लोग ओनली कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैसे होगा कैलकुलेशन? तो रिजोनेंस कंडीशन में क्या लिखे बेटा? एक्सएल इक्वल टू क्या हो गया? अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हुआ तो एक्सएल इक्वल टू कितना था? ओमेगा एल। एक्सी इक्वल टू कितना था? 1/ओमेगा सी, इतना था ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी। समझ आ रहा है? तो यहां पर होगा बेटा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू कितना होगा? 1/√LC, 1/√LC। तो ओमेगा जो होता है ना वो एंगुलर वेलोसिटी होता है। क्या होता है? समझ आ रहा है? तो एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा की जगह पर कितना लिख सकते हैं बेटा? 2πf इक्वल टू कितना होगा? 1/√LC। ठीक है, तो 1/√LC। तो बेटा एफ जो फ्रीक्वेंसी ये होता है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या है बेटा? वेरी गुड। क्या नहीं